हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका फोकस स्टडी आईबीसी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि क्लास 12th में जो हमारा 2023 में न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी बैच का फर्स्ट क्लास है हमारी। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट, इसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आपको आज हम बताएंगे कि जो क्रिस्टल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, जैसे कि हमारा होता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, और फिर उसमें जो अंतर है या फिर अदर जो बेसिक क्वेश्चन है वो बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन से या हम इस यूनिट से इन सभी क्वेश्चन से या फिर हम कहें इस यूनिट से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, है ना। तो जो आप कोशिश करें कि जितना भी थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप उस थ्योरेटिकल को बेसिकली या फिर अच्छे से अप्रोच करें या हम कहें अच्छे से देखें, पढ़ें सुने, और उसके बाद में से उनमें से ऑब्जेक्टिव निकालें, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लास्ट में आपको देंगे उन क्वेश्चंस को भी ध्यान से समझें। उसके बाद में आप कमेंट में आंसर दें, क्योंकि हमने आपको वहाँ पर आंसर नहीं बताया हुआ है, तो आपका यही काम है कि आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और कमेंट में उसके आंसर देना है। कमेंट करने के बाद में आपने सही आंसर कमेंट किया है या नहीं किया है, हम आपको फिर से वहाँ पर हमारा आंसर या हम कहें सही आंसर आपको बता देंगे। ठीक, या फिर आपको ऐसा कोई और प्रॉब्लम आ रही हो वीडियो में, जैसे कि मान लो कुछ करेक्शन करना है या कुछ त्रुटियाँ हो रही हो, तो भी आप कमेंट करें, या फिर कोई अदर वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज हम बात करते हैं, देखिए क्लास 12th में केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट जो है हमारी ठोस अवस्था। जैसे कि आप सब जानते हैं पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं हमारे, या हम कहें पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। फर्स्ट होता है हमारा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ठीक है, मुख्य रूप से नॉर्मली हम यदि कहें तो एक और कंडीशन होती है प्लाज्मा और एक और कंडीशन होती है नॉर्मली, है ना। तो मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो वो है हमारी यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव, गैस में से ठोस पदार्थ की या सॉलिड अवस्था की बात करें हम सॉलिड कंडीशन में, तो वो है हमारा जो टॉपिक दिया गया है वो क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट या यूनिट फर्स्ट में दिया गया है, जिसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम आपको थोड़ा समथिंग अदर टॉपिक कंप्लीट करा देंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद का आपको मिल जाएगा, या फिर कोशिश करेंगे हम कि आज ही आपको पूरा हो जाए। ठीक है, देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा है, उसके बाद में यूनिट फर्स्ट सॉलिड अवस्था या सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था कहते हैं जिसे, ठोस या क्रिस्टल। ठीक है, ठोस अवस्था है तो कॉमन सी बात है, हमने आपको बताया था कि जो गैसेस होती हैं वो भी अपने कणों से मिलकर बनती है, दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बनता है। आपका द्रव भी वैसे ही बनता है, गैस भी ऐसे ही बनती है, और ठोस भी वैसे ही बनता है। जब ठोस वैसे बनता है तो उसमें क्या होंगे, क्रिस्टल होंगे, यानी कि दो या दो से अधिक अणुओं, परमाणुओं और क्रिस्टलों से मिलकर क्या बना होगा, हमारा ठोस बना होगा। तो इसमें जो अणु है या जो क्रिस्टल है वो किस तरीके से अपने क्रम में व्यवस्थित है, या हम कहें किसी पदार्थ में वो बने हुए हैं या किसी पदार्थ में वो उपस्थित है, तो किस क्रम में उपस्थित है, उस क्रम को देखते हुए उसके कुछ प्रकार बताए गए हैं। उन प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे ठोस अवस्था में। ठीक है, तो ठोस या क्रिस्टल, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस, या फिर दूसरा हमारा होता है अक्रिस्टलीय ठोस या अरवेदार ठोस। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं हमारे, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, या हम दूसरे नाम की बात करें तो रवेदार, अरवेदार। ठीक है, आप इसे अरवेदार को वे रवेदार भी पढ़ सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि क्रिस्टलीय ठोस या हम कहें रवेदार ठोस को हम कैसे डेफिनेशन में देंगे। तो साइंस एंड टेक्निकल की साइंस लैंग्वेज में कहें हम तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, जैसे कि वे रवेदार ठोस पदार्थ जिनके कणों की सजावट क्रमबद्ध और ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। कणों की सजावट कैसी होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए। क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, एक सिस्टम में या हम कहें एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। ठीक, और यदि हम कहें कि ज्यामितीय आकार निश्चित होना चाहिए, हाँ, यदि जैसे हम एक लाइन में बच्चों को खड़ा करके रखते हैं तो वो होते हैं एक छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये हमारा होता है क्रमबद्ध या हम कहें एक व्यवस्थित क्रम में वो है। ठीक, और फिर हम कह रहे हैं उनका ज्यामितीय आकार निश्चित होना चाहिए, तो ज्यामितीय आकार भी निश्चित होना चाहिए। मान लो पहले वाला बच्चा छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, तो ये क्रमबद्ध भी हो गया कि भाई हमने क्रम ये रखा है कि पहले हमें छोटे से बड़ा में जाना है।
और फिर हम उसका आकार भी निश्चित रख रहे हैं कि वो व्यवस्थित तरीके से हमें अच्छे से दिखना चाहिए रो। तो वैसे ही हमारा यहाँ पर कि क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस की बात करें तो वे ठोस पदार्थ जिनके कणों की सजावट क्रमबद्ध हो और ज्यामितीय आकार निश्चित हो। दो ही चीजें याद रखना है आपको, है ना, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है। उसके साथ साथ इसमें जो चीजें दी हुई है ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए आपको इनको पता मालूम रखना जरूरी है, ये नॉलेज में रखना जरूरी है। तो नॉर्मली याद रखें कि यदि क्रिस्टल की बात आ रही है या क्रिस्टलीय ठोस की बात आ रही है तो उसके जो क्रिस्टल होंगे वो क्रमबद्ध होंगे, उसके साथ साथ उसका जो ज्यामितीय आकार होगा वो भी कैसा होगा, एकदम निश्चित होगा, ना ही कोई छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एकदम निश्चित होगा। ठीक है, तो उस पदार्थ को क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस कहते हैं। आकार उनका ज्यामितीय आकार निश्चित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कण जो है वो आपका कुछ मिलीग्राम का हो गया, कोई कण 20 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम इस तरीके से हो गया, ऐसा नहीं है। उसके सभी कण एकदम निश्चित आकार में होने चाहिए और उनकी जो सजावट है वो एक क्रम में होनी चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस या अरवेदार ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस या अरवेदार ठोस की बात हम यदि करें तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, न्यू डेफिनेशन बिल्कुल नहीं बनाना है, इसी वे से आपको ऐड करना है। अब आप ये ना कहें कि मैडम कैसे बता रही है कि एक ही डेफिनेशन में दोनों हो जाए। तो देखिए यहाँ पर है हमारा कि वे ठोस पदार्थ जिनके कणों की सजावट क्रमबद्ध, आपको चेंज यहीं पे करना है, गौर से देखिए, चेंज आपको यहाँ पर ये करना है कि क्रमबद्ध ना करके आपको क्या कर देना है यहाँ पर अनियमित। ठीक है, जिनके कणों वे पदार्थ जिनके कणों की सजावट अनियमित और ज्यामितीय आकार कैसा हो जाए, अनिश्चित हो जाए। ठीक, अनियमित एंड अनिश्चित, जैसे कि मैंने अभी जस्ट इसके पहले वाली डेफिनेशन में एग्जांपल दिया था, ये आपकी बी नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी। तो वहां पर मैंने कहा था कि जो कणों की सजावट है वो निश्चित होगी या नियमित होगी या हम कहें क्रमबद्ध होगी, और ज्यामितीय आकार जो होगा वो निश्चित होगा। ठीक, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया है, क्रमबद्ध की जगह आपको अनियमित लगाना है और निश्चित की जगह आपको अनिश्चित लगाना है। ठीक है, तो वे पदार्थ अक्रिस्टलीय ठोस, नाम से स्पष्ट हो रहा है अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो वे ठोस पदार्थ जिनके कणों की सजावट कैसी हो, अनियमित हो और ज्यामितीय आकार अनिश्चित हो, तो उस पदार्थ को क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस कहते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन में एक एग्जांपल दिया था कि जो बच्चे हैं, है ना, किसी स्कूल की रो कहें हम या कहीं पे भी हम लाइन में खड़े होते हैं, तो वहां पर हम लाइन को इस तरीके से लगा रहे हैं जैसे कि मान लो सबसे छोटा बच्चा पहले, या फिर हम कहें उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, तो एक के बाद एक के बाद एक लगा रहे हैं हम, तो वो हो जाता है हमारा क्रमबद्ध। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं, मान लो कि वो जो बच्चे हैं वो 12th क्लास के सभी बच्चे हैं, तो जो हमारा ज्यामितीय आकार निश्चित की कंडीशन आएगी तो वो 12th क्लास के सभी बच्चे हो गए, और एक के बाद एक हाइट के हिसाब से यदि हमने लगा रहे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो वो हो जाता है हमारा क्रमबद्ध। तो इस तरीके से आप ऐसे एग्जांपल से याद रखें कि वो क्या रहेंगे आपके क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के लिए यदि हम नया एग्जांपल की बात करें तो नॉर्मली जैसे राशन की दुकान में लोग जाते हैं, या हम कहीं पे भी भंडारे में जाते हैं, लोग लाइन लगा लेते हैं ऐसे, या कहीं पे भी नॉर्मली आप जहाँ पे भी लाइन लगाते हैं आप, तो वहाँ देखेंगे आप, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कहीं भी जो व्यक्ति पहले आता है वो पहले लगा लेता है, जो बाद में आएगा वो बाद में लाइन लगा लेता है। ठीक है, तो राशन की दुकान अच्छा एग्जाम्पल है, आप उसे नॉर्मली याद रखें कि राशन की दुकान में यदि आप जाते हैं तो वहाँ कोई भी व्यक्ति आता है कहीं पे भी लाइन लगा लेता है, बस इतना सा ध्यान रखा जाता है कि जो व्यक्ति पहले आएगा वो पहले लगाएगा। तो वे ठोस पदार्थ जिनके कणों की सजावट अनियमित हो। अनियमित हो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इसमें छोटा बड़ा कोई मैटर नहीं करता, किस कास्ट का है क्या है कोई वैल्यू नहीं, कोई किस क्लास का है ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये अनियमित हो गया। और ज्यामितीय आकार अनिश्चित, उनका आकार या हम कहें क्लास ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं होता। ठीक है, तो उस पदार्थ को हम अक्रिस्टलीय, अब यहाँ पर हमारा क्रिस्टलीय लिखा तो इसे आप क्या करें, अक्रिस्टलीय कर दें। अक्रिस्टलीय ठोस या वे रवेदार ठोस कहते हैं। आप इसे अरवेदार नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसे वे रवेदार ठोस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल की बात करें हम तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं नॉर्मली हमें छूने से समझ में आ जाते हैं, जिसमें क्रिस्टल हो। ठीक है, और वो सिस्टमैटिक जमे हुए हों, है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस के एग्जाम्पल की बात करें हम तो एयू जो होता है वो सोना या गोल्ड का है हम, तो गोल्ड का जो संकेत होता है वो होता है हमारा एयू। चांदी एजी होता है हमारा,
हीरा, NaCl नमक होता है हमारा, और बर्फ। इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो है ये सभी जो A नंबर वाले हैं ये सभी हमारे एग्जाम्पल क्रिस्टलीय ठोस के हैं। आपने कभी छू के भी देखा होगा, तो इन सभी में हमें छूने से ही क्लियर हो जाता है कि वो क्या है, उसमें क्रिस्टल है। ठीक, नॉर्मली यदि हम करें कि अक्रिस्टलीय ठोस या फिर बेरवेदार ठोस की बात करें तो कांच, रबर और पॉलीथीन, यानी कि कांच, रबर और पॉलीथीन, इन्हें कांच भी नॉर्मली आप जब छू के देखेंगे तो नॉर्मली ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई क्रिस्टल है। और रबर की बात करें तो रबर आपने देखा होगा अपनी ऐसे हम उसे खींचते हैं तो ऐसे तन्य हो जाता है, इसमें तन्ना आ जाता है और फिर पुनः अपनी ही स्थिति में आ जाता है। पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन भी आसानी से हमने उसे ऐसा मरोड़ दिया, फिर व्यवस्थित कर दिया, ऐसा खींच के उसे लंबा कर दिया, ऐसा इकट्ठा कर दिया, यानी कि आसानी से हम उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि सोना की बात करें तो सोना को आप ऐसा करोगे, मान लो आपने उसे दबा दिया सब, तो पुनः अपनी स्थिति में आसानी से वैसा ही प्राप्त नहीं हो पाता है। और चांदी की बात करें, हीरा, NaCl, बर्फ, ये सभी चीज़ें जो है आसानी से टूटती नहीं, या हम कहें भंगुर होती है एक तरीके से। ठीक, कि थोड़ा हम ऐसा ताकत लगा के उसमें उसे तोड़ेंगे और फिर वो पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं आ पाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप देखें कि हमारा सोना, हीरा, चांदी, ये सभी चीज़ें जो होती है वो क्रिस्टलीय होती हैं, और कांच, रबर, पॉलीथीन, नॉर्मली आप बेसिक ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखेंगे, या क्रिस्टलीय ठोस में आता है कांच, रबर और पॉलीथीन। ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसीलिए हम बोले कि आपको एग्जाम्पल में गौर करना है। लास्ट में हम आपको इसके कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि आप उनके आंसर कैसे, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आते हैं, और आप उसके जो आंसर रहेंगे वो हमें कमेंट में बताएंगे। ओके, क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से बनता है, या हम कहें क्वेश्चन तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए, या हम कहें जब तक आप इस चैप्टर से या कोई भी चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है उसे थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, या हम कहें व्यवस्थित तरीके से डीप में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएंगे। यानी कि कुल मिला के ये है कि मान लो आपने कहीं से भी नॉर्मली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पढ़ भी लिया, तो फिर भी कोई क्वेश्चन घुमा के आ जाता है या थोड़ा उसे आगे पीछे करके दे दिया जाता है, तो फिर बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। इसलिए थोड़ा सा डिटेल दे रहे हैं हम, तो यहाँ पे आप इस डिटेल को अच्छे से मेंटेन करें और उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाएं। ठीक है, देखिए क्रिस्टलीय ठोस के गुण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से समथिंग अधिकतर क्वेश्चन सभी आपके यहीं से बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस के गुण की बात करें तो यहाँ से हम इसका उल्टा भी बताएंगे आपको कि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, ध्यान से सुने। विहरवेदार ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। वास्तविक ठोस की बात करें तो नॉर्मली जैसे कि आपने देखा होगा, ईंट हो गया, ईंट को आप तोड़ेंगे तो ऐसे ही टूट जाएगा, है ना, लेकिन कैसा है, ठोस है, आप इसे छूओगे दबेगा नहीं। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा रवेदार ठोस कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की और बेरवेदार ठोस वास्तविक ठोस होते हैं कह रहे हैं हम, तो नॉर्मली हमारा जो अक्रिस्टलीय होगा वो क्या होगा, जैसे कि कांच हो गया, और अभी हमने बताया था आपको कांच हो जाता है हमारा, पॉलीथीन हो जाता है, तो इस तरीके से हमारे हो जाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, जिन्हें आप कैसे भी दबाएं वो दब जाते हैं, टूटते नहीं है आसानी से। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो ईंट की बात करें, एकदम से आप उसे तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, रिटर्न अपनी कंडीशन में नहीं आएगा, है ना, उसके कण जो होते हैं वो अलग अलग निकलने लग जाते हैं। ठीक, अब आप बात करते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस के कणों की सजावट निश्चित अभिविन्यास में होती है, निश्चित अभिविन्यास में होती है। ठीक, तो निश्चित अभिविन्यास में होती है मतलब अभी हमने कहा था आपको क्रमबद्ध होती है, एक के बाद एक व्यवस्थित तरीके से जुड़ी हुई होती है। रवेदार ठोस पर ताप दाब का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। जी, रवेदार थर्ड कंडीशन है या थर्ड पॉइंट है हमारा कि रवेदार ठोस जो होते हैं इन पर ताप और दाब का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। आप यदि मान लो घर बना रहे हैं, है ना, नॉर्मली आपने घर बनाया, घर में आपने ईंटें लगाया है, सीमेंट लगाया है जो कि रवेदार ठोस है, लेकिन मान लो आपकी जो छत है वो कई दिनों तक खराब नहीं होती है, लेकिन मान लो आपने क्या किया, जो प्लास्टिक होते हैं घास फूस के जो घर बनाए जाते हैं, झोपड़ियाँ बनाई जाती है नॉर्मली, है ना, तो आपने देखा होगा उसमें प्लास्टिक यूज किया जाता है, वो प्लास्टिक जल्दी से क्या होता है, धूप के कारण खराब हो जाता है और फिर ऐसे टूटने लग जाता है। ठीक, तो ये होता है हमारा अरवेदार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस, जो आसानी से जल जाता है, जिसमें धूप का अधिक प्रभाव पड़ रहा है, दाब का भी अधिक प्रभाव पड़ता है, उससे आप इसे दबाएंगे कुछ प्रभाव पड़ता है उसमें। लेकिन नॉर्मली जो हमारे ठोस होते हैं या वास्तविक ठोस होते हैं या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें ताप और दाब का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ताप और दाब का कम प्रभाव पड़ता है सोना में आप नॉर्मली टेम्परेचर 1-2 डिग्री का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारा है दाब भी 1-2 पास्कल आप कम ज़्यादा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि क्रिस्टलीय ठोस में ताप और दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। आप व्यवस्थित तरीके से जहाँ भी यदि आता है ऐसा टॉपिक तो आप वहाँ पे बता दें कि इस पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक,
अब हम बात करते हैं रवेदार ठोस में। और हाँ, यदि हम प्लास्टिक का भी बताया मैंने आपको, जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें ताप का भी अधिक प्रभाव पड़ता है और दाब का भी, क्योंकि वो आसानी से उससे खराब कर देता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, रवेदार ठोस का द्रव्यनांक निश्चित होता है। द्रव्यनांक निश्चित होना मतलब यानी कि जो ठोस होते हैं द्रव्यनांक निश्चित, यानी एक निश्चित ताप पर ही वो द्रव स्थिति में आएंगे, एक निश्चित ताप पर ही वो ठोस स्थिति में आएंगे। ठीक, ऐसा जैसे कि हम बर्फ की बात करें तो बर्फ जो होता है हमारा 0 डिग्री पर ही ये हमारा बर्फ का है या ठोस स्थिति में आना स्टार्ट होता है, और 0 से ऊपर जाता है तो वो है जो एक 0 कंडीशन जो होती है हमारी निश्चित हो गई कि उससे ऊपर जाएगा वो तो द्रव हो जाएगा, और 0 से नीचे जाता है तो वह ठोस हो जाता है। ठीक, और क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक आप सब लोग जानते हैं। क्वथनांक जो होता है कि वह ताप, जिस ताप पर कोई द्रव उबलना स्टार्ट होता है या हम कहें वो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, उसका क्वथनांक हो जाता है। ठीक, तो याद रखें आप, द्रव्यनांक मतलब होता है कि द्रव में कन्वर्ट होना, और क्वथनांक मतलब होता है कि वह उबलना स्टार्ट हो जाना। ठीक, एक और कंडीशन आती है हमारी हीमांक की। तो हीमांक भी याद रखें आप कि हीमांक कंडीशन जो होती है कि वह ताप, जिस ताप पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर दे या हम कहें बर्फ रूप में कन्वर्ट होना लग जाए, तो वो हो जाता है हमारा हीमांक। ठीक, तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, क्वथनांक, द्रव्यनांक और हीमांक। ठीक, तीनों चीजें कहीं और लागू ना हो वो अलग बात है, लेकिन पानी के लिए या हम कहें जल के लिए तीनों कंडीशन लागू होती है, क्योंकि जल ही एकमात्र है जो द्रव में भी होता है, ठोस में भी होता है और गैस में भी होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा कि रवेदार ठोस के कण पूर्णतः नियमित रूप से सजे होते हैं, या इसीलिए यह क्या होता है, कठोर होता है। यस, रवेदार कण जो होते हैं वो पूर्णतः नियमित रूप से, नियमित मतलब एक के बाद एक व्यवस्थित तरीके से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए सजे हुए होते हैं, जिसके कारण यह कठोर होते हैं। हाँ, ईंट का अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने अभी आपको कि उनके कण जो व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए वो ऐसे जब आप उसे तोड़ते हैं तो वो आसानी से ऐसे कट से टूट जाते हैं, और ऐसा लफने वाला ऐसा कुछ उसमें होता नहीं है। तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं कि कठोर। अधिकतर देखते हैं हम कि कठोर चीज़ें आसानी से ऐसे टूटती हैं तो रिटर्न की कंडीशन में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, या इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। आप देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर या डिफरेंस। ठीक है, अंतर, डिफरेंस, ये सभी चीज़ें जो है वो अधिकतर पूछी जाती है और हमें मालूम भी होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोस एंड अक्रिस्टलीय ठोस, इनमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अभी अब तक आपने देखा कि गुण देखा, आपने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन की ही कुछ चीज़ें गुणों में आ गई थी और कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर अंतर में आएंगी, तो सब चीज़ें मिक्सअप में है। निकालना कैसे है, करना कैसे है, ये सब चीज़ें हम आपको भी बता रहे हैं यहाँ पे। तो बस वही देखें कि या तो एक ही चीज़ों को करना है ना, लेकिन बार बार हर जगह उसे अलग अलग तरीके से कैसे लिखना है ये आपको मैनेज करना है। देखेंगे यहाँ पे कि इसका ज्यामितीय आकार निश्चित क्रम में होता है। डेफिनेशन में भी बताया था मैंने आपको, इनका ज्यामितीय आकार अनियमित होता है। ठीक, ज्यामितीय आकार, एक बात ध्यान रखें आप कि यहाँ पर दो चीजों से रिलेटेड बात हो रही है, एक तो कणों का आकार और एक पदार्थों का आकार। ठीक है, तो पदार्थ का आकार, इनका ज्यामितीय आकार निश्चित क्रम में होता है, इनका ज्यामितीय आकार अनियमित होता है। ठीक, इनका गुण जो होता है वो कठोर होता है, ये कठोर गुण रखते हैं। कठोर मीन्स ये हुआ कि जैसे कोई भी ठोस की आप यदि बात करेंगे कठोर गुण होता है, जैसे ईंट, सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, अदर चीज़ जो भी होती है ये सभी कैसी होती है, कठोर होती है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो लचीला होता है, जैसे हमने कहा था आपको कांच जो होता है नॉर्मली दिखने में लगता है कि कठोर है, लेकिन जब आप उसे थोड़ा सा हीट देते हैं या हम कहें उसे गर्म करते हैं हम, तो वो लचीलापन उसमें आ जाता है। रबर की बात करें, रबर हमारा लचीला होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉलीथीन भी हमारा लचीला होता है। तो इस तरीके से हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो लचीले होते हैं, जबकि ये हमारे जो होते हैं वो कठोर होते हैं। इनका ज्यामितीय आकार निश्चित क्रम में होता है, तो यहाँ पर हमारा ज्यामितीय आकार कैसा है, अनियमित है। निश्चित और अनियमित, इसे आप निश्चित भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यह विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक मतलब विषमदैशिक होते हैं, यानी कि इनके कणों के जो आकार होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम सिस्टम एक ही दिशा में नहीं होते, अलग अलग दिशाओं में कण व्यवस्थित होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कि यह कैसे है, हमारे विषमदैशिक है। जबकि इनके कणों का आकार, कणों की दिशाएं कैसी होती है, किस दिशा में व्यवस्थित होते हैं, समदैशिक, एक ही दिशा। मान लो सभी इस तरफ मुंह करके हैं तो सभी एक ही दिशा में रहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्रिस्टलीय जो होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, और ये वाले जो होते हैं हमारे वो समदैशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय।
ठीक, इनमें ताप दाब का कम प्रभाव पड़ता है। ताप एंड दाब दो चीजें हैं और इनका प्रभाव कैसा है हमारा, कम है। ठीक, ताप दाब का कम प्रभाव पड़ता है क्रिस्टलीय ठोस में, क्योंकि हमने अभी आपको कहा था जैसे लकड़ी की बात करें हम या ईंट या अदर चीजें जो भी है आपका, तो जो भी ठोस है उनमें काफी कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इसमें ताप और इसमें दाब इसका प्रभाव अधिक होता है। पॉलीथीन भी जल्दी खराब हो जाता है, आपका रबर भी पिघल जाता है जल्दी से और कांच भी पिघलता है, इसलिए इसमें ताप दाब का अधिक प्रभाव पड़ता है। कांच में अभी आप दाब देते हैं तो वो टूट जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इनके कणों की सजावट क्रमबद्ध तरीके से होती है। क्रमबद्ध तरीके से होती, क्रमबद्ध मतलब कण एक के बाद एक व्यवस्थित होते हैं, छोटे बड़े ऐसे कुछ नहीं, तो व्यवस्थित तरीके से होते हैं, इसलिए इनके कणों की सजावट होती है वो क्रमबद्ध होती है, एक से आकार के होते हैं। ठीक, क्रमबद्ध के बाद यदि हम यहाँ पे बात करें अक्रिस्टलीय में, तो अक्रिस्टलीय की कणों की सजावट कैसी होती है, अनिश्चित होती है, इनका कोई व्यवस्थित आकार नहीं होता, छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है। ठीक, कणों के आकार की बात हो रही, जो फर्स्ट पॉइंट हुआ था हमारा वो पदार्थ के लिए हुआ था, लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो कणों के आकार के, पदार्थ के कणों के आकार के लिए है। ठीक, तो कणों का आकार क्रमबद्ध हो गया और अनिश्चित हो गया। यहाँ पर पदार्थ की बात करें तो निश्चित क्रम था और अनियमित था। ठीक, ये कठोर है तो ये लचीला होगा हमारा, ये विषमदैशिक है तो समदैशिक होगा, इसमें कम प्रभाव पड़ रहा है तो अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्रमबद्ध है तो यहाँ पर अनिश्चित होगा। कुछ एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल हम जस्ट आपको पहले से ही बता रहे हैं कि हीरा जो है हमारे ग्रेफाइट, नमक, बर्फ, एयू यानी कि सोना और एजी मीन्स चांदी, ये सभी हमारे क्रिस्टलीय ठोस है। और यहाँ पर बात करें हम पॉलीथीन, रबर और कांच की, तो ये सभी हमारे कैसे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय पदार्थ है। अक्रिस्टलीय पदार्थ का मतलब ये हुआ कि कॉपर, रबर, चांदी और हीरा। हाँ, कॉपर जो है वो तांबे का संकेत है, इसलिए याद रखिए कि कॉपर जो Cu होता है वो कॉपर तांबा एक ही चीज। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना सही आंसर क्या है। उसका था हमारा हीरा निम्न में क्या है, हीरा निम्न में से क्या है, यानी कि रवेदार है, वे रवेदार है, अक्रिस्टलीय है या सभी है, इनमें से आपको एक आंसर देना है कौन सा सही है। ठीक, फिर हमारे निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होना यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत करंट फ्लो होती है या हम कहें विद्युत धारा बहती है, तो वो या हमें करंट लगता है, तो ऐसे पदार्थों में से हमें इनमें देखना है कि हीरा है या रबर है या NaCl यानी कि नमक है या ग्रेफाइट, इन चारों में से कौन है जो विद्युत का सुचालक होता है वो आपको बताना है। हीरा कौन सा प्रसंकरण दर्शाता है, हीरा कौन सा प्रसंकरण दर्शाता है, यानी कि संकरण होते हैं हमारे sp2 sp3 जो संकरण होता है हमारे, उनमें से आपको बताना है कि जो हीरा है वो sp संकरण में पाया जाता है या sp2 दर्शाता है, sp3 दर्शाता है, ये सभी दर्शाता है। ठीक, थर्ड है हमारा फिफ्थ है हमारा ग्रेफाइट कौन सा संकरण दर्शाता है। तो ग्रेफाइट कौन सा संकरण दर्शाता है ये भी आपको कमेंट में बताना है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे बता दिया, इसका A ऑब्जेक्टिव है हमारा sp, B है हमारा sp2 और C है हमारा sp3 एंड D है हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ, यानी कि ऑल ऑफ एबव मीन्स ये सभी या फिर इनमें से कोई एक। ठीक है, तो इनमें से आपको ऑप्शन में करेक्ट आंसर हमें कमेंट में बताइएगा और उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। यदि फिर भी आपको इस वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कहीं कुछ इशू लग रहा है या कुछ रॉन्ग लग रहा है आपको, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, हम उसका करेक्शन करेंगे। ठीक बच्चों, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इशू आ रहा है, तो आप हमें कमेंट में बताइए प्लीज़, है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए वीडियो को। और फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में या हम कहें नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, इसके आगे के सभी क्वेश्चन उसमें कवर करा दिए जाएंगे और समथिंग 2 भाग में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।